हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि थंबनेल में दिख ही गया होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का, उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 100 करंट अफेयर वन लाइनर देखेंगे। और ये देखिए, एक काफ़ी लंबी श्रृंखला होने वाली है करंट अफेयर का। तो इसमें महत्वपूर्ण जितने भी मतलब ज़्यादा नहीं, इसमें 100 अंतर्राष्ट्रीय खबरों को हम लोग देखेंगे और अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण होगा उन सबको हम लोग एक कवर करते जाएंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि पहला ही कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इसका थीम क्या था इस बार का? तो देखिए, इस बार का जो थीम था ना, सदाबहार क्रांति जैविक मार्ग। क्या था? सदाबहार क्रांति जैविक मार्ग था। और दूसरा क्या है? तो दूसरा कह रहा है कि 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में, जो कि ललित कला अकादमी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय वस्त्र प्रसाधन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने किस नाम से एक नई मोबाइल रिटेल पहल और हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ किया? इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हार्ट ऑन व्हील्स। क्या नाम था? हार्ट ऑन व्हील्स नाम था इसका। अगला है कि किस राज्य ने क्या कर रहा है? देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ये किस राज्य के द्वारा? असम राज्य के द्वारा। देखिए, इसमें तो नाम दे दिया है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, तो जो भी थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे उन सबको पता होगा कि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा असम के ही मुख्यमंत्री हैं। तो प्रश्न पूछना होगा तो ऐसे नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये असम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित युगे योगिन। क्या है? युगे योगिन भारत म्यूजियम कानक्लेव बिहार म्यूजियम में कौन सा सम्मान मिला? तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। किसके लिए? तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिला ये। अगला प्रश्न है कि 2 जुलाई 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किस प्रमुख व्यक्ति के नाम पर रखा? तो ये सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन ने 28 और 29 जुलाई 2025 को किस द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार परीक्षण उड़ाने सफलतापूर्वक की? तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप के माध्यम से। अगला है कि जम्मू कश्मीर में पहला प्रत्यक्ष अनलॉकिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दीनानगर, जो कि दीनानगर रेलवे स्टेशन पर। अगला है कि हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की घनत्व के मामले में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की वैश्विक रैंकिंग क्या है भाई? तो ये वैश्विक रैंकिंग पूछ दिया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कि तीसरा है। एक तरह से ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की घनत्व के मामले में तीसरा स्थान भारत के राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। और वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उसमें 4 अलग अलग नाम दे देगा, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी होगा। तो ये इसका नाम पूछ सकता है। तो राज्य भी पूछ सकता है किस राज्य में है और ये कौन सा स्थान मिला या कौन सा था, किसी भी माध्यम से इसको प्रश्न बना सकता है। तो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 21 जून क्या है? 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस बार? तो ये था क्या? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या था? एक पृथ्वी एक योग के लिए स्वास्थ्य। बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार के लिए है। अगला है, 17 जून 2025 को भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किसने और कहाँ किया? तो ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसर में किया, जो कि हरियाणा में है। अगला है कि 12 जून क्या है? तो 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसका नाम क्या था? तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था।
नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जामों में अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसमें कई भी जगह ये पूछा भी जा चुका है। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, तो देखिए इसका मुख्यालय जो है ना निजामाबाद में है, अगले पेज पे दिया होगा, जो कि तेलंगाना में है। हाँ ये आगे दिया ना, निजामाबाद, जो कि कहाँ पर है, ये है तेलंगाना में। निजामाबाद हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, निजामाबाद तेलंगाना में। अगला है कि 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ पर की गई, तो ये कन्नूर, जो कि केरल में है। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया, तो ये फाजिल्का, जो कि पंजाब में है। और हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा स्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है, तो ये IIT दिल्ली, जो कि वैश्विक रैंक इसका कितना है, तो 123 है। अगला है कि हाल ही में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये ब्लूमबर्ग फिलोथ्रेपोजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया, तो काफ़ी चर्चित में थे ये, तो ये कौन थे, अमिताभ कांत थे। नेक्स्ट, भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश जो CGI के रूप में 14 मई 2025 को किसने शपथ ली, तो न्यायमंत्री भूषण रामकृष्ण गवई ने। किसने, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। अगला है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अजय कुमार हैं। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस शहर में ड्रोन आधारित डिलीवरी सेवा शुरू की गई, तो ये गुरुग्राम में है। देखिए जितने भी इसमें प्रश्न है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम छांट के इसमें से निकाला गया है। अगला है कि DRDO ने कितनी रक्षा प्रौद्योगिकियों को 10 भारतीय फर्मों को हस्तांतरित किया, तो 9 रक्षा प्रौद्योगिकियों को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य मई 2025 में कौन सा देश बना, तो ये अंगोला बना। फिर भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, संथारा प्रथा जो चर्चा में थी किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से है। जैन धर्म में संथारा प्रथा को मतलब मान्यता दिया गया है। मानते क्या माना जाता है इसमें क्या और ये थोड़ा सा संथारा प्रथा के बारे में देख लें। क्या होता है ना, इसमें कोई भी व्यक्ति जो बुजुर्ग हो जाता है और उनकी लगता है कि अब मतलब उनकी मृत्यु निश्चित है या मृत्यु होने वाली, तो क्या करते हैं ना, अन्न भोजन पानी सब त्याग देते हैं और एक तरह से अपने आप को मतलब वो मतलब सब कुछ त्याग देते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं ताकि उनकी मृत्यु आसानी से हो सके, तो उसी को संथारा प्रथा कहते हैं एक तरह से। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा था जिसका उद्घाटन हुआ, तो ये वधवन पोर्ट था, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 22 अक्टूबर 2024 को क्या लॉन्च किया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्फूड कॉल्स रोकथाम प्रणाली को लॉन्च किया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कितनी वृद्धि की, तो 2 रुपये प्रति लीटर के माध्यम से। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने किस देश को मदद की, और तो ये भारत ने म्यांमार की मदद की। म्यांमार को ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार को मदद किया था, क्योंकि म्यांमार में हाल ही में कुछ दिनों पहले बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आया था, तो उसी में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार को मदद किया था। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने दिल्ली दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRAC की मेजबानी की, तो ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण था। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ, ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग NIOS और NCERT के बीच में समझौता हुआ है ये। अगला है कि 59 सांसदों क्या है 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पर पेश करना था।
नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने की घोषणा की है, तो जातिगत जनगणना। देखिए अभी तक जातिगत जनगणना आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ था, हालांकि होता था लेकिन उसको मतलब सामने नहीं लाया जाता था, लेकिन इस बार जातिगत जनगणना होगी और इस तरह से सामने भी लाया जाएगा। जो पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी ये 1931 में हुआ था। कब? ये 1931 में हुआ था। उसके बाद से अब सीधे 1927 में, हालांकि 1921 में 2021 में होने वाला था जो जनगणना, कोरोना के वजह से हुआ नहीं, तो आगामी जो जनगणना होगी 2026 और 27 में होगी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ का एक विषय है? ये अनुच्छेद 246 के तहत है। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल क्या है? देखिए 30 अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसे पदभार संभाला? किसने? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा है। और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की भाई? तो ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में इसकी गठित किया। भारत सरकार ने चिकित्सीय उपचार के लिए किस नई वीजा श्रेणी को बढ़ावा देने पर जोर दिया? तो ये आयुष वीजा पे। अगला है भारतीय न्याय संहिता और संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए किस मंत्रालय ने प्रमुख कदम उठाए? तो ये गृह मंत्रालय ने इस पे कदम उठाए हैं। अगला है कि संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए 26 नवंबर 2025 को। संविधान दिवस क्या है ना कि जिस दिन संविधान को लागू किया गया था तो उसी दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था, तो उसी दिन उसी के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए पूर्ण रूप से तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन मतलब जो मेन मुख्य मतलब बातें थी वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। खैर अगला हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला बार उपयोग हुआ? तो ये हरियाणा के माध्यम से हुआ। और अगला है कि जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा किया गया ये। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 मंडलों, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 मंडलों बांसवाड़ा, पाली, सीकर को भंग किया? तो ये राजस्थान सरकार ने। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या था भाई? तो संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। अगला है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब लागू हुआ? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में था, तो इस डेट भी पूछ सकते हैं कि लागू कब हुआ। तो लागू हुआ 8 अप्रैल 2025 से। कब लागू हुआ? 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ ये। अगला है कि अप्रवासन एवं विदेशी विधेयक 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई? तो विदेशियों के प्रवेश, निवास, प्रस्थान को विनियमित करने के लिए पुराने कानूनों को सरल और अद्यतन करना। देखिए इसमें जितने भी हाल ही में जितने भी कानून बनाए गए हैं, इन सभी कानूनों को हम लोग मतलब इसमें दिया गया है कि कौन किसका उद्देश्य क्या था और कब लागू किया गया था। तो अगला है कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स एंड इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, क्या था इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अगले पेज पे दिया होगा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देना। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में भारतीय संसद द्वारा पारित उस विधेयक का नाम बताइए जिसका उद्देश्य देश भर में सभी नागरिकों के लिए समान स्वास्थ्य संहिता स्थापित करना था। क्या नाम था उसका? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संहिता विधेयक 2025। अगला है किस नए अधिनियम को मार्च 2025 में संसद की मंजूरी मिली जिसका लक्ष्य ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल सट्टेबाजी को विनियमित करना और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना था? क्या था ये? तो डिजिटल गेमिंग विनियमन अधिनियम 2025 था ये। अगला है कि किस अधिनियम के भारत ने में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2025 के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि संसद ने मार्च 2025 में किस विधेयक को मंजूरी दी जो देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करता है? कौन सा था? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन संवर्धन विधेयक 2025 था ये। अगला प्रश्न है कि किस नए विधेयक को मार्च 2025 में
भारतीय संसद ने अनुमोदित किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करना है। तो ये ग्रामीण कृषि उद्योग संवर्धन विधेयक 2025 था। ये अगला है कि अप्रैल 2025 क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि अप्रैल 2025 में किस विधेयक का उद्देश्य भारत में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों से संबंधित कानूनों को सरल बनाना था। तो ये कौन सा था, तो ये आव्रजन और विदेशी विषयक विधेयक 2025 था। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन क्षेत्र में क्या है, ये कह रहा है कि आपदा प्रबंधन क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की भूमिका में स्पष्टता लाने और राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2025 में कौन सा विधेयक पारित किया गया, तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2025 था। ये अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार की अनुदान मांगों से संबंधित कौन सा विधेयक पारित किया गया, तो विनियोग विधेयक 2025 पारित किया गया और वित्त विधेयक 2025 था। ये देखिए जितने भी कानून बनाए गए हैं हाल ही में, उन सभी कानूनों को इसमें संकलन किया गया है। तो ये एक दो प्रश्न यहाँ से मतलब होता ही होता है किसी भी एग्जाम में, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगला कह रहा है कि संसद द्वारा पारित क्या है, कि संसद द्वारा पारित बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित किस संशोधन विधेयक का उद्देश्य शासन मानकों में सुधार करना और जमाकर्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना था। तो बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2025 था। ये नेक्स्ट है, संसद में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना था। कौन सा कानून था भाई, तो ये था जम्मू, आगे क्या दिया है हम देखते हैं, थोड़ा अगले पेज पे दिया है। हाँ, ये दिया है जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024। नेक्स्ट है कि किस नए अधिनियम ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में साइबर अपराधों से निपटने के प्रावधानों को मजबूत किया, तो ये डिजिटल अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 था। अगला कि स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों को कानून स्वामित्व प्रदान करना था। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत मई 2025 में गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। तो सभी लोगों को पता ही होगा कि गैस सिलेंडर जो मुफ्त दिया जाता है किस योजना के अंतर्गत, तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। लेकिन ये क्या कौन सा था, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 था। ये अगला है कि श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर श्रमिकों को बिना गारंटी 50,000 तक का लोन देने वाली किस योजना पर विशेष बल दिया गया, तो ये कौन सा ये था, तो पीएम स्वनिधि योजना। कौन सा था, पीएम स्वनिधि योजना था। नेक्स्ट कि किस योजना के अंतर्गत, इसमें कह रहा है कि किस योजना के अंतर्गत मई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपये करने के नियम लागू हुए, तो ये यूनिफाइड स्कीम योजना के तहत। अगला कि किस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को महीनों के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। अगला किस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। और नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 2028 तक। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 2028 तक इसको क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 क्या है, ये कह रहा है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित हर घर स्वच्छ जल अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% नल जल कनेक्शन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 2019 तक 1 लाख वार्षिक आय प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, तो लखपति दीदी योजना के तहत। किससे, तो लखपति दीदी योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में किस क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान प्रोत्साहन योजना का अनावरण किया, ये कौन सा था योजना, डीप टेक था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ये। अगला कि किसानों को जलवायु परिवर्तन को
दुष्प्रभावों से बचाने और नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए मार्च 2025 में कौन सी नई योजना शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री कृषि जलवायु अनुकूल योजना। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार किया गया? तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। अगला प्रश्न 1 जुलाई 2025 क्या कह रहा है ये? 1 जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये 3% की वृद्धि की गई है, जिसमें डीए बढ़कर 58% हो गया है। अगला है कि मई 2025 में केंद्र सरकार ने नए पैन कार्ड बनवाते समय आधार लिंकिंग को क्या सुविधा प्रदान किया है? तो नया पैन कार्ड अब अपने आप आधार से लिंक हो जाएगा। देखिए, अब जब भी पैन कार्ड बनाएंगे तो उसमें आधार कार्ड अपने आप लिंक हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में 28 मई 2025 को मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद 21 जून को योग नीति लागू की गई? तो ये उत्तराखंड के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि अप्रैल 2025 में किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 2028 तक हर ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन सुनिश्चित करने का लक्ष्य बढ़ाया है? तो ये जल जीवन मिशन के तहत। नेक्स्ट है कि सरकार ने अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत देश के शीर्ष शिक्षण स्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बिना गारंटी के शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी का विस्तार किया? तो ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में पीएम आशा क्या है? पीएम आशा योजना का विस्तार कर इसे किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई ताकि किसानों को एमएसपी का लाभ मिल सके? तो ये था मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया और ये 15वें वित्त आयोग चक्र के साथ बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मार्च 2025 में हरित ऊर्जा अपनाने के लिए नागरिक प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में सरकार ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अनुसंधान और नवाचार निधि का विस्तार किया? तो ये डीप टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से है। ऊपर भी हम लोग इसको देख चुके थे। अगला है, फरवरी 2025 में अन्न सरकार ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए किस योजना का विस्तार मार्च 2026 तक किया है? तो ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अर्थात पीएम आशा के तहत। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस नए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये स्किल इंडिया डिजिटल 2.0 के माध्यम से। नेक्स्ट है, सरकार ने दिसंबर 2024 में किस नई पहल के तहत देश भर में 500 नए आदर्श ग्राम विकसित करने की घोषणा की? तो ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत इसका विस्तार किया गया। अगला है कि दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम उद्योग सखी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम भारतीय वन स्थिति अगला पेज पे होगा थोड़ा इसका। हाँ, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई? तो ये 0.75% की वृद्धि हुई इसमें। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मई 2025 में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की रिपोर्ट में अप्रैल 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी गई? तो इसमें वृद्धि जो हुआ था 2.7%, कितना 2.7% की वृद्धि हुई। अगला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मई 2025 की विदेश व्यापार रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 12.7% की वृद्धि हुई इसमें। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 2025 में जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में उच्च शिक्षा में क्या कर रहे हैं? हाँ, उच्च शिक्षा में कुल नामांकन यहाँ से उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 9.5% की वृद्धि हुई।
नेक्स्ट है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मई 2025 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षक रिपोर्ट में अप्रैल 2025 के लिए शहरी बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? तो ये 6.5% दर्ज की गई। अगला है कि मार्च 2025 में क्या कर रहा है? देखिए, मार्च 2025 में जारी नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने समग्र रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये केरल ने प्राप्त किया इसको। अगला है कि जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2025 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया? तो ये 15 करोड़ मतलब परिवारों को प्रदान किया जा चुका है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किस शहर ने लगातार चौथे वर्ष देश के सबसे स्वच्छ हवा वाले शहर का दर्जा बरकरार रखा? आइजोल, मिजोरम। तो सबसे स्वच्छ हवा कहाँ पर भाई? तो आइजोल, मिजोरम में है। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में क्या कर रहा है? देखिए, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट के किस केंद्रीय कानून के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए कर GST को वैधता को बरकरार रखा गया है? तो केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम। अगला प्रश्न है मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, कह रहा है कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के वन क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी जब तक कि पर्यावरण नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लगाया गया इस पे। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया जिसमें स्थानीय युवाओं के लिए निजी नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो नियमों प्रश्न कर रहा है कि अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया जिसमें स्थानीय युवाओं के लिए निजी नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, नियमों की समानता बनाम हरियाणा राज्य और मामलों में हरियाणा सरकार के फैसले को इस पर रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न कर रहा है, जून 2025 में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित हल्के ट्रैक का सफल परीक्षण किया? तो ये कौन सा ट्रैक था? तो ये जोरावर लाइट टैंक था। और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, इतने ही प्रश्न। और नेक्स्ट जो होगा हम लोग अगला जो मतलब नेक्स्ट इसका पार्ट हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, इसमें जितने भी करंट अफेयर ना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप लोग वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो आप लोग स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं।